नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम नियुक्तियों और निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ लेते हैं जो फरवरी 2023 में चर्चा में रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम आयुष्मान खुराना का है। अब ये क्यों चर्चा में रहे? क्योंकि इन्हें यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया, नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है। कब की बात है? 20 फरवरी 2023 को। तो पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत हैं या आयुष्मान खुराना अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहे? तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम यूनिसेफ के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। कब? 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है और 190 से अधिक इसके सदस्य देश हैं। तो ये कुछ मूलभूत बातें थी। अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाए कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, ठीक है, यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत कौन है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। हमारे अगले व्यक्तित्व हैं परमेश्वरन अय्यर। अब ये चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्हें विश्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत द्वारा कार्यकारी निदेशक नॉमिनेट किया गया है या कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। हमारी प्री की एग्जाम में 2016 के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बस यहाँ पर विश्व बैंक की जगह आईएमएफ था। तो हमें दोनों तैयार करके रखना है कि आईएमएफ में निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक कौन है और विश्व बैंक में कौन है। तो अभी परमेश्वरन अय्यर को विश्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक बनाया गया। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब एक बात इसमें यह है कि परमेश्वरन अय्यर कौन है? ये नीति आयोग में सीईओ थे, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। जून 2022 में इनकी नियुक्ति हुई थी। अभी इन्होंने राजेश खुल्लर की जगह ली है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगले व्यक्तित्व देखते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। अब ये चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्हें नीति आयोग का सीईओ बनाया गया। क्योंकि इनके पहले कौन थे? परमेश्वरन अय्यर। उनकी नियुक्ति हो गई विश्व बैंक में निदेशक मंडल में। अब ये पद खाली हो गया तो नीति आयोग के सीईओ बनाए गए हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। अब अगर इनके बारे में कुछ बातें जानें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। अब अगर हम नीति आयोग का स्ट्रक्चर देखें कि अब वर्तमान में नीति आयोग का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, तो नीति आयोग का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें पीएम अध्यक्ष हैं। और अगर हम बात करें कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वाइस प्रेसिडेंट या उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। और ये कब से हैं? 1 मई 2022 से ही वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हैं। वहीं सीईओ अभी हमने पढ़ा कि कौन हो गए हैं? बीवीआर सुब्रमण्यम। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगले व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं राजेश मल्होत्रा। ये क्यों चर्चा में रहे हैं? क्योंकि इन्हें प्रधान महानिदेशक प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक, प्रिंसिपल डीजी बनाया गया है। राजेश मल्होत्रा जी के बारे में कुछ बातें जानें। तो भारतीय सूचना सेवा के 1989 बैच के अधिकारी रहे हैं और इन्होंने सत्येंद्र प्रकाश की जगह ली है जो अगस्त 2022 से इस पद पर कार्यरत थे और अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। तो ध्यान रखना कि अगर पूछा जाए कि प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन है या राजेश मल्होत्रा जी के बारे में पूछा जाए तो ये बातें ध्यान रखनी है। हमारे अगले व्यक्तित्व हैं लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार। अब ये चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्हें थल सेना का नया उप प्रमुख बनाया गया, वाइस चीफ बनाया गया है और इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू की जगह ली है जिन्हें अब दक्षिण पश्चिम कमान का कमांडर बनाया गया है। अगर इनके बारे में बात करें लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार के बारे में, तो इससे पहले ये थल सेना मुख्यालय में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तैनात थे। अभी इन्हें क्या किया गया है? भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख वाइस चीफ बनाया गया है। अगर एक बात पूछी जाए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आर्मी प्रमुख इस समय कौन है, तो जनरल मनोज पांडे। तो ये बातें ध्यान रखनी है अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाए। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात सुप्रीम कोर्ट में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की संस्तुति पर 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? 34, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जितने न्यायाधीश होने चाहिए अब उनकी संख्या पूरी हो गई है फरवरी 2023 में। अब हम इसमें समझते हैं कि आर्टिकल 124 है हमारे संविधान का 124, जिसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे
सुप्रीम कोर्ट में और शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से न्यायाधीश हैं जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए हैं। तो एक है पंकज मित्तल, इन्हें ये राजस्थान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे और ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने हैं। अगला नाम है संजय करोल का, ये पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। अगला नाम है एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, ये पटना हाई कोर्ट में वरिष्ठ जज थे। अगला नाम है पीवी संजय कुमार का, ये मणिपुर चीफ जस्टिस थे, मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अगला नाम है मनोज मिश्र का, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में वरिष्ठ जज थे। अगला नाम है राजेश बिंदल का, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। वहीं अरविंद कुमार जो कि गुजरात हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। इन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अब हम निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहला नाम वाणी जयराम का है। वाणी जयराम को आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है और 4 फरवरी 2023 को 78 वर्ष की आयु में चेन्नई स्थित अपने आवास पर इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। अब अगर इनके बारे में हम कुछ जानें तो वाणी जयराम प्रसिद्ध पार्श्व गायिका हैं। जैसा कि हमने बात की कि इन्हें आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया सहित विभिन्न भाषाओं में 10,000 से अधिक गीत इन्होंने गाए हैं और जनवरी 2023 में ही पद्म भूषण सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी। तो हमारी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वाणी जयराम का संबंध किस क्षेत्र से है, आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगले व्यक्तित्व देखते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं परवेज मुशर्रफ। ये पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह व राष्ट्रपति रहे हैं। 5 फरवरी 2023 को 79 वर्ष की आयु में दुबई में इनका निधन हो गया। एक बात महत्वपूर्ण है परवेज मुशर्रफ के बारे में कि इनका जन्म दिल्ली में हुआ है 11 अगस्त 1943 को। तो ध्यान रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, दिल्ली में। मई जुलाई 1999 के कारगिल युद्ध के ये खलनायक माने जाते हैं और जब भारत से हार गया पाकिस्तान तो हार का ठीकरा तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर फोड़ दिया और पाकिस्तान सरकार का तख्ता पलट कर दिया। कब की बात है, 1999 में। और फिर ये वहाँ के राष्ट्रपति बन गए और 2008 तक इन्होंने शासन किया। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे, अगले व्यक्तित्व देखते हैं। हमारे अगले व्यक्तित्व हैं के विश्वनाथ। के विश्वनाथ ये दक्षिण भारत के जाने माने फिल्म निर्माता रहे हैं। तमिल, तेलुगु, हिंदी में इन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया। कला तपस्वी के नाम से ये लोकप्रिय रहे हैं। 92 वर्ष की आयु में 2 फरवरी को इनका निधन हो गया। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है के विश्वनाथ के बारे में कि 2016 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है इन्हें प्रदान किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है अगर पूछा जाए के विश्वनाथ के बारे में कि क्या इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है या नहीं, या इनका संबंध किस क्षेत्र से है, या कला तपस्वी के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। हमारे अगले व्यक्तित्व हैं जावेद खान अमरोही। ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता हैं और 70 वर्ष की आयु में 14 फरवरी को इनका निधन हो गया। 100 से अधिक फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है और फिल्म अगर आपने लगान देखी हो तो उन्होंने इसमें राम सिंह का किरदार निभाया। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तो राम सिंह जो जब क्रिकेट होता है तो उसमें कमेंट्री जो करते हैं वही हैं ये। तो ध्यान रखना है। जावेद खान अमरोही पूछा जाए कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है, ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अब हम पुरस्कार और सम्मान जो फरवरी 2023 में चर्चा में रहे उनको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात 65वें ग्रेमी पुरस्कार 2023 के बारे में है। अब ग्रेमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ध्यान रखना है कि संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं और इनका वितरण जो अभी 2023 का है 65वां संस्करण है वो लॉस एंजलिस अमेरिका में किया गया 5 फरवरी 2023 को। और इसमें जो अवधि ली गई है 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 तक जो भी परफॉर्मेंस हुई हैं उनके आधार पर ये पुरस्कार वितरण किए गए हैं। इन्हें अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग्स आर्ट्स एंड साइंसेस के पुरस्कार भी कहा जाता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात भारत के संदर्भ में ही होगी। तो भारत के रिकी केज हैं, उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स को बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम का पुरस्कार मिला है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ध्यान रखना कि अगर पूछा जाए कि रिकी केज का संबंध किस क्षेत्र से है या डिवाइन टाइड्स किसकी
रचना है या डिवाइन टाइट्स का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना है कि भारत के रिकी केज को उनका एल्बम है डिवाइन टाइट्स, बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम का पुरस्कार मिला है 65वें ग्रैमी अवार्ड्स 2023 में। और इनके इसमें सहयोगी रहे हैं स्टीवर्ट कोपलैंड, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है कि रिकी केज के सहयोगी हैं और ब्रिटिश रॉक बैंड द पुलिस के ड्रमर रहे हैं। अब जो रिकी केज हैं उनके बारे में एक और बात है कि ये उनका तीसरा ग्रैमी अवार्ड है। ध्यान रखना कि ये तीसरा उनका ग्रैमी अवार्ड है। 2015 में उनको मिला था विंड्स ऑफ संसारा के लिए। 2022 में ही अप्रैल 2022 में डिवाइन टाइट्स के मिला था बेस्ट न्यू एज एल्बम का पुरस्कार अप्रैल 2022 में। एक बार 2015 में मिल चुका है, एक अप्रैल 2022 में मिला और अभी मिला है, तो डिवाइन टाइट्स के लिए अभी मिला है बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम का पुरस्कार। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अभी अनुष्का शंकर भी चर्चा में रही है। अनुष्का शंकर कौन है ये सितार वादक हैं और भारत के प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर की बेटी हैं। अब ये चर्चा में क्यों रही हैं, क्योंकि इनका एक एल्बम है बिटवीन अस, ये बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ। वहीं गाना है उधेरो ना, ये बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ। हालांकि पुरस्कार नहीं जीत सकी, लेकिन इनको नॉमिनेशंस मिले हैं। तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए अनुष्का शंकर के बारे में, बिटवीन अस या उधेरो ना के बारे में पूछा जाए, तो ये बातें महत्वपूर्ण है ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में। अब ग्रैमी अवार्ड्स में और भी बहुत सारे पुरस्कार है, लेकिन हमारे एग्जाम में भारत के संदर्भ में चीज़ें ज़्यादा पूछी गई, इसलिए उनको रखने की मैंने ज़रूरत नहीं समझी। तो हो सकता है यहीं से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो यहीं से पूछ लिया जाएगा। तो चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस, इंडियन राइस कांग्रेस 2023 के बारे में है, जिसका आयोजन हुआ है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक ओडिशा में। कब? 11 से 14 फरवरी 2023 को। इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। अब इसमें क्या पूछा जा सकता है? इसमें यही पूछेगा कि इंडियन राइस कांग्रेस दूसरी जो है वो कहाँ हुई है। फिर और क्या पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ध्यान रखना है कटक उड़ीसा में है। अब इसका क्या महत्व हो सकता है चावल कांग्रेस का, तो खाद्य सुरक्षा में चावल का महत्व है, हम देखते हैं अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ भी है। तो इन्हीं योगदान को सराहने के लिए ये कांग्रेस आयोजित की गई। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। अगली बात 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 के बारे में है। अब इसका आयोजन कहाँ किया गया है? 15 से 17 फरवरी 2023 के दौरान फिजी के नाडी में किया गया है। फिजी सरकार के सहयोग से भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा इसे आयोजित किया गया है। हमने अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर में इसको एक बार डिस्कस कर लिया था कि जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो फरवरी में आयोजित होगा। अब इसका आयोजन हुआ है, इसलिए इसको चर्चा कर रहे हैं। अब इसका उद्घाटन किया गया है एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री। जैसा कि हमने बात की कि फिजी सरकार के सहयोग से भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम रही है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये बातें ध्यान रखनी है। अगर हम फिजी की बात करें तो फिजी की राजधानी क्या है? शुबा। और अगर हम विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में कुछ मूलभूत बातें जाने तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 से 12 जनवरी 1975 को। 10 से 12 जनवरी 1975 को हुआ था। और पहले विश्व हिंदी दिवस की वर्षगांठ का प्रतीक है विश्व हिंदी दिवस, जो 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है कब हुआ है? 10 से 12 जनवरी 1975 को, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कुछ और बातें जो महत्वपूर्ण है। अच्छा, पहला कहाँ हुआ था? ये नागपुर में हुआ था। ये ध्यान रखना है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। एक विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो मध्य प्रदेश में भी हुआ है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, जो कि 2015 में, सितंबर 2015 में आयोजित हुआ है। कहाँ? भोपाल में। तो ये ध्यान रखना है। हमारे एमपी के दृष्टि से अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा सम्मेलन है विश्व हिंदी सम्मेलन जो मध्य प्रदेश में हुआ, तो भोपाल में हुआ है सितंबर 2015 में। ये 10वां है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात खजुराहो नृत्य समारोह 2023 के बारे में है। ये 49वां खजुराहो नृत्य समारोह है 2023 का, जिसका आयोजन किया गया है खजुराहो, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 20 से 26 फरवरी 2023 के दौरान। और आयोजन किया है मध्य प्रदेश शासन के सांस्कृतिक विभाग
संस्कृति विभाग द्वारा, अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल द्वारा। अब इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल के द्वारा। और इस महोत्सव में देश विदेश के कलाकारों ने अपना प्रदर्शन किया या परफॉर्मेंस दी। तो ये बातें महत्वपूर्ण, हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि 49वां खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला है। ठीक है, कब से कब? 20 से 26 फरवरी। उद्घाटन किसने किया? तो राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि कौन कौन से मध्य प्रदेश के विभाग इसमें शामिल हैं, तो मध्य प्रदेश शासन का संस्कृति विभाग है और अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल द्वारा इसका आयोजन हुआ है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात अमृत पैक्स 2023 के बारे में है। अब ये अमृत पैक्स क्या है? ये राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी है, नेशनल फिलाटेलिक एग्जीबिशन है ये। ठीक है, अब इसका आयोजन 11 से 15 फरवरी 2023 के दौरान नई दिल्ली में हुआ। एक बात इसमें महत्वपूर्ण है कि 1 दशक के बाद इसका आयोजन हुआ है। क्या ये राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023? एग्जाम में हमारे इतना ही पूछा जाएगा कि इसका संबंध किससे है या इसका आयोजन कहाँ हुआ। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिलाटेलिक कांग्रेस ऑफ इंडिया के सहयोग से इसका आयोजन हुआ है। अब इसमें क्या किया गया, ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो इसमें चित्र और टिकट संग्रह के माध्यम से भारत की वर्षों पुरानी इतिहास, कला, संस्कृति, विरासत को याद किया गया। तो महत्वपूर्ण बात तो यही है कि पूछा जाएगा कि नेशनल फिलाटेलिक एग्जीबिशन कहाँ हुआ या अमृत पैक्स क्या है, राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात इंडिया एनर्जी वीक भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के बारे में है। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया गया। अब इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ है कर्नाटक के बेंगलुरु में 6 फरवरी 2023 को। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अब इस इंडिया एनर्जी वीक या भारत ऊर्जा सप्ताह के विषय क्या रहे हैं? विषय हैं ग्रोथ है, कोलैबोरेशन है, ट्रांजिशन। इसमें 34 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और मंत्रियों सहित 30,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें भारत की ऊर्जा भविष्य की चुनौतियों व अवसरों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में तेल विपणन कंपनियों के 84 रिटेल आउटलेट्स पर E20 फ्यूल की लॉन्चिंग की गई और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL द्वारा आयोजित हरित गतिशीलता रैली, ग्रीन मोबिलिटी रैली को हरी झंडी दिखाई गई। यानी यहाँ पर दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ये जो इंडिया एनर्जी वीक है, यहाँ E20 जो फ्यूल है इसकी लॉन्चिंग की गई और ग्रीन मोबिलिटी रैली को हरी झंडी दिखाई दी गई, हरी झंडी दिखाई गई। अब इसमें हम जान लेते हैं कि E20 फ्यूल क्या है जिसकी लॉन्चिंग की गई है। तो E20 फ्यूल का मतलब है कि पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण है। अब एक प्रोग्राम चलता है इथेनॉल बिल्डिंग प्रोग्राम, तो जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2025 तक इथेनॉल को 20% मिश्रित किया जाएगा और इस लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त करना है 2025 तक। इथेनॉल बिल्डिंग प्रोग्राम अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना है कि इसमें सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक इथेनॉल के 20% सम्मिश्रण को पूर्ण रूप से हासिल करना है। अब क्या उद्देश्य हो सकता है? तो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये उसका उद्देश्य हो सकता है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का। इससे क्या लाभ होंगे? जब इथेनॉल ब्लेंडिंग होगी, सम्मिश्रण किया जाएगा, तो पेट्रोल कम लगेगा, यानी हम भारत की ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, पेट्रोल का आयात कम होगा तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी। वहीं CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी, जैव ईंधन का उत्पादन बढ़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं हरित गतिशीलता रैली, ग्रीन मोबिलिटी रैली के बारे में। तो इसका उद्देश्य क्या है? हरित ईंधन जो ग्रीन फ्यूल है इसके लिए जागरूकता बढ़ाना लोगों में। अब इसमें स्थायी ऊर्जा स्रोतों जैसे E20, E85, फ्लेक्स फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल, इलेक्ट्रिक जो बाइक्स हैं या गाड़ियां हैं, वाहन हैं आदि के उपयोग से चलने वाले 57 वाहनों की भी भागीदारी शामिल है इस हरित गतिशीलता रैली में। इससे क्या फायदा होगा? अगर लोगों में ग्रीन फ्यूल के संबंध में जागरूकता आएगी तो कार्बन उत्सर्जन कम होगा, लोग पर्यावरण के संरक्षण, प्रकृति के संरक्षण के महत्व को समझेंगे, पर्यावरण के अनुकूल एवं टिकाऊ परिवहन विकल्पों का विकास होगा। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं। तो
हमें ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए इंडिया एनर्जी वीक 2023 कहाँ आयोजित हुआ, ठीक है। फिर E20 इथेनॉल फ्यूल के बारे में पूछा जाए। टारगेट पूछा जा सकता है कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है या सम्मिश्रण प्रोग्राम है, इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है। जो हमने बात की कि 2025 तक इथेनॉल के 20% मिश्रण को पूर्ण रूप से प्राप्त करना है, ठीक है। और ग्रीन मोबिलिटी रैली के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से आज हमने नियुक्तियों और निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ा, साथ ही जो पुरस्कार और सम्मान फरवरी 2023 में चर्चा में रहे उनको पढ़ा। तो आज की क्लास फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।